ललित अंबानी साहब को आज नियरली 20 इयर्स ही हैज़ कंप्लीटेड, और मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा सर आपके बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में आप कुछ 2 हाइलाइट्स बताएं। आपके बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में सारे। बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में फ्रेंड्स मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि मेरा फुल फोकस रहता है हमेशा एमडीआरटी पर, और अभी तक मेरी टीम में जो हैं वो 18 एमडीआरटी मेंबर्स हुए हैं। 18 लोग जो हैं उन्होंने एमडीआरटी क्वालिफाई किया है। 4 लोगों ने एक साथ कॉरपोरेट क्लब जो है क्वालिफाई किया है, और विदर्भ में जो है वो पिछले 11 सालों से हमारी टीम जो है विनर्स टीम हम लोग नाम देते हैं, नंबर 1 पर है पिछले 11 सालों से कंटिन्यूस। और कॉस्ट रेशियो जो हमारा जो मेन काउंट रहता है डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, ऑल इंडिया जो है उसमें मेरा पोजीशन 8th नंबर पर है। दोस्तों, द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज कॉस्ट रेशियो फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर्स। जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर्स यहाँ पर आए, कैन यू जस्ट रेज अप योर हैंड्स? जोरदार तालियां सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। हम सभी को पता है कि कॉस्ट रेशियो मैनेज करना कितना डिफिकल्ट टास्क है, एंड विथ सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस कॉस्ट रेशियो को मैनेज करने में 8th पोजीशन में। अच्छा सर, रिक्रूटमेंट के ऊपर आप क्या हाइलाइट्स देना चाहेंगे? सर, टू बी वेरी ट्रू, मैं आपको बताऊं कि रिक्रूटमेंट में पहले साल 4-5 साल जो मैंने काम किया था रिक्रूटमेंट पे, देन उसके बाद मेरा फोकस पूरा मैंने डाल दिया ट्रेनिंग, मोटिवेशन और पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए, अपनी टीम के लिए और ब्रांड बिल्डिंग के लिए। आज नागपुर में अगर किसी को एजेंसी लेनी है तो 10 में से 9 लोगों से अगर वो कंसिडर करेगा, किसी से पूछेगा कि मैं कहाँ एजेंसी लूँ, अगर कोई प्लान करके आता है कि मुझे एलआईसी एजेंसी लेना है, कहाँ लेना चाहिए, कौन से डेवलपमेंट ऑफिसर के पास लेना है, तो सर वो ऑटोमेटिक आता है मेरे पास। तो उसके बाद मेरी टीम ऑटोमेटिक बढ़ी है और मेरे एग्जिस्टिंग एजेंट्स ही किसी न किसी को रेफर करते हैं। अच्छा, हम ब्रांड के ऊपर बहुत सुन रहे हैं यहाँ पर। सुबह से हमने 2 स्पीकर्स को ब्रांड के ऊपर बात करने की, हाइलाइट्स के ऊपर बात की। सर, आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग कैसे करते हैं? सर, ब्रांड बिल्डिंग डेफिनेटली परफॉर्मेंस के बाद ही होती है। परफॉर्मेंस को ही हाईलाइट करना पड़ता है, उसके बगैर ब्रांड बिल्डिंग नहीं होती है। बट हाँ, परफॉर्मेंस हुआ और उसको भी हाईलाइट नहीं किया तो फिर ब्रांड बिल्डिंग नहीं होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी टीम में से जो भी एमडीआरटी हो जाते हैं दिसंबर में, जनवरी में मेरा एक बहुत अच्छा कवरेज प्रेस रिलीज रहता है। उसके बाद मैं होर्डिंग्स लगवाता हूँ फेसबुक, यानी टोटल सोशल मीडिया को मैं जो है वो हाईलाइट करता हूँ। आज कॉमन लोगों को भी पता चल गया है मेरे आसपास के एरियाज़ में कि एमडीआरटी का मतलब क्या है। वो लोग डायरेक्ट एजेंट से पूछते हैं इस साल एमडीआरटी हुआ क्या। तो ये एक इमेज जो है बिल्टअप मैंने अपनी भी की है और अपने एजेंट्स का भी ब्रांडिंग करता हूँ। अब देखिए, अपने एजेंट्स का ब्रांडिंग करने से एडवांटेज क्या होता है। आप अगर बोलते हैं कि मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया, इसके बजाय अगर और कोई कहे तो उसमें ज़्यादा मजा है। हालांकि दोनों ट्रुथ है क्योंकि फिगर्स बोलते हैं एलआईसी में, बट अगर और कोई करे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एजेंट्स की मैं ब्रांडिंग करूं, तो उसमें ज़्यादा मजा आता है। बहुत बढ़िया सर। रिलेशनशिप, एनी टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैज अ ग्रेट रिलेशनशिप विद द अपर हायरार्की ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर, रिलेशनशिप्स के बारे में आप किस तरीके से अपर हायरार्क्स के साथ में रिलेशन करते हैं? सर, रिलेशंस के बारे में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर्स को पता ही है कि राइट फ्रॉम द ब्रांच अप टू द टॉप मैनेजमेंट मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे। यानी इवन दीपक भाई को भी पता है कि एक टॉप हायरार्की में जो हमारे पर्सन है उनको यहाँ बुलाना था, मेरे एक बोलने पर जस्ट हाफ एन आवर के कॉल पर वो यहाँ पर मौजूद थे। तो ये कई बार कई लोगों ने देखा है, इसको मुझे बहुत एडवांटेज जाता है। और मैं आपको एक चीज़ फ्रैंकली बताऊंगा फ्रेंड्स, रिलेशंस तभी बनते हैं जब सामने वाले को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि ये बंदा अच्छा है। दूसरा, जब उसकी नीड ना हो। रिलेशंस तभी बनते हैं। आपके पास 1 करोड़ का केस आया, उसमें कुछ इनकम कम है, ये उस समय रिलेशंस बनाने जाओगे तो नहीं बनेंगे। रिलेशंस तभी बनेंगे जब उसकी जरूरत ना हो। सर, क्या करते हैं आप रिलेशनशिप बनाने के लिए? व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू टेक? देखिए, बहुत सिंपल रहता है। जब भी यहाँ पर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आता हूँ, मैं एक दिन एक्स्ट्रा पक्का रखता हूँ, जाके सेंट्रल ऑफिस में मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। और अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप मैनेजमेंट से ही मिलना है ना, क्योंकि
जो बाकी भी लोग हैं जहाँ भी आपका काम आता है वो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि जो हम लोगों के साथ यहाँ काम करते हैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर, एज ए SDM, वो ही बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं। वहाँ पर जाके जब उनसे मिलते हैं वो भी अपने कलीग से मिलवाते हैं। और मैं आपको फिर से कहता हूँ, अगर उनको ये लगेगा कि ये बंदा है इस पर हम लोग फुल फेथ कर सकते हैं तो ही रिलेशन बनते हैं। अगर उनको कहीं ऐसा लगा, सर ऑन एन एवरेज हर महीने 2 महीने में कितनी बार बॉम्बे का चक्कर लगता है आपका सिर्फ इसी वजह से? लगभग समझ लीजिए 2 महीने में मैं एक बार जरूर आता हूँ। पहले तो मैं बहुत फ्रिक्वेंट आता था जब मुझे केसेस पास करवाने खुद आना पड़ता था। अब मेरा काम फोन पर भी हो जाता है, पर भी फिर फैंटास्टिक, गिव अ बिग हैंड। दोस्तों ये अचीवमेंट होता है कि जब हमारे काम से फोन के ऊपर से भी काम पूरा हो जाता है। सर विल कम टू यू इन अ शॉर्ट वाइल। तब तक मैं यहाँ पर राजेश कृपलानी से बात करना चाहूंगा कि आप अपना बिजनेस किस तरीके से करते हैं, कितने साल से एजेंसी है और व्हाट इज योर अचीवमेंट्स? गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 16 साल हो गए हैं। 16 साल में 24 MDRT कंप्लीट कर चुका हूँ। फोकस मैक्सिमम HNI क्लाइंट्स पे ही रहता है, यानी साल में हार्डली 55 to 60 पॉलिसीज ही होती हैं, उसमें कॉर्पोरेट क्लब COT हो जाता है। यार इतने कम लोगों को मिलके इतना बढ़िया अचीवमेंट कैसे कर लेते हो? मेरा जो फोकस एरिया रहती है कि कस्टमर का बिजनेस बढ़ाओ, वो आपको खुद ही बिजनेस दे देता है। सर समझ नहीं आया, आप किस तरीके से कस्टमर का बिजनेस बढ़ाते हो? अभी मैं एक लास्ट सेल बताता हूँ, 22 लाख का जो सेल किया था। एक मेरा कस्टमर बिल्डर के पास गया था कोई फ्लैट लेने, तो बिल्डर को बहुत ज़रूरत थी पैसे की। उसने एक स्कीम समझाया कस्टमर को, लेकिन कस्टमर को पल्ले नहीं पड़ी। वो मेरे ऑफिस में आया, बोले आप चलेंगे साथ में, आप हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप समझिए बिल्डर से। तो मैं उसके साथ बिल्डर के पास गया। बिल्डर ने स्कीम समझाई उसको कि देखो अभी 1 साल कंप्लीट होने का है बिल्डिंग में, लेकिन मेरी बैंक में सेटिंग है, मेरे को पूरा अमाउंट बैंक दे देगी अगर ये साइन कर देते हैं तो, और इनको मैं पूरा डिस्काउंट करा देता हूँ। और डिस्काउंट मैं 24% से करता हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्डर मेरे को 24% पे पैसा मिलता है और बैंक इनको 10% चार्ज करेगी। तो मेरे को समझ में आ गई चीज़ कि इसमें 8 लाख कस्टमर का फायदा हो रहा है। 1.5 करोड़ का फ्लैट है तो उसको 1.38 में पड़ेगा। तो वो चीज़ मैंने अपनी भाषा में कस्टमर को समझाया कि भैया ये बरोबर बोल रहा है, आपको इंटरेस्ट 4 लाख लगेगा, डिस्काउंट आपको 12 लाख मिल रहा है, तो आप ले लो। तो वहीं बैठे बैठे कस्टमर ने बोला ओके डन, ये 25 लाख आप रखो। तो बिल्डर ऐसे देखने लगा, बोले कल मैंने इनको 2 घंटे बैठ के समझाया तो इनको समझा नहीं, अभी आपने 10 मिनट में क्या बोला इनको? यानी मैंने सिंधी में बात किया मेरे कस्टमर, बोले आपने क्या समझाया इनको? मैंने बोला वही चीज़ समझाई, लेकिन यहाँ क्या है, फेथ है, क्योंकि मैं इनका फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। तो बिल्डर बोला यार मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर बनेंगे क्या आप? सो बिल्डर की भी पॉलिसी आ गई। बिल्डर का 22 लाख प्रीमियम फिर बाद में लिया मैंने। वेरी गुड। अच्छा राजेश, मुझे नागपुर में आपके साथ में नियरली अबाउट 10 साल होने को आए। आपकी HNI सेलिंग के ऊपर आपकी स्पेशलिटी है, आप HNI प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं? ऐसे सर्कल में ही घूमता हूँ जहाँ HNI रहते हैं, और जैसे ललित सर ने भी कहा रिलेशन तब बनाओ जब उसकी ज़रूरत नहीं हो। ऐसी जिम में जाता हूँ, ऐसी क्लब में घूमता हूँ, ऐसी जगहों पे रहता हूँ जहाँ उन कस्टमर से रिलेशंस बन जाते हैं। अभी मैंने एक 10-10 करोड़ की 2 पॉलिसीज कंप्लीट की थी। वो इंसान ऐसा है जिससे कॉमन आदमी मिल नहीं सकता, ठीक है, कॉमन आदमी को यानी शायद अपॉइंटमेंट ही नहीं मिले। वो उससे हमारी रोटरी में दोस्ती हुई, तो 5 साल सिर्फ हमारा रिलेशन बिल्डिंग में लगा। और वन फाइन डे जब मैंने उसको फ़ोन किया कि मिलना है तो अपॉइंटमेंट मिली। अरे बोले देखो अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत है, कभी भी आ जाओ। बढ़िया। और जब मैं वो कॉर्पोरेट ऑफिस में गया तो 1000 एम्प्लॉइज़ हैं उसके अंडर में, तो वहाँ से पहले ही बोला हुआ, जैसे मैंने एंटर किया बोले कृपलानी जी, बोले आइए, सीधा 5th फ्लोर पे उनके केबिन में लेके गए। राइट, यानी पर्सनल रिलेशनशिप जब एक बार एस्टैब्लिश हो गई फिर अपॉइंटमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं लगी। अच्छा, लास्ट टाइम आप एडवांस कोर्स के अंदर शेयरिंग कर रहे थे कि आपका ऑन एन एवरेज पॉलिसी कन्वर्जन इज 100%। 100%। ये कैसे कर लेते हो? देखो क्या है, जब रिलेशन डेवलप हो जाता है, जब हम ये सोचते हैं कि कस्टमर का बिजनेस कैसे डेवलप हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे ट्रैवल एजेंट हो, चाहे होटलियर हो, सभी को मैं बिजनेस प्रोवाइड करता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे सोशल इवेंट्स कराते रहता हूँ जिसमें फ्रंट में मैं रहता हूँ
प्रोग्राम रोटरी का हो रहा है, अब रोटरी का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, 20 लाख खर्चा किया, लेकिन होटल वाले को क्या लगता है कि इसने मेरे को बिजनेस दिया, रेस्टोरेंट वाले को लगता है इसने मेरे को बिजनेस दिया, ट्रैवल वाले को लगता है इसने मेरे को बिजनेस दिया, तो वो ऐसा रखते हैं कि इनके साथ बना के रखो, इससे थ्रू बिजनेस बहुत मिलता है। अच्छा, यानी इंसान अगर इंश्योरेंस एजेंसी में अच्छा काम करना चाहता है तो उसको कहाँ ना कहाँ सोशली भी इन्वॉल्व होना जरूरी है। 100%। हर कस्टमर आपका कस्टमर है, जब रिलेशन बन जाते हैं फिर हम अगर कस्टमर के पास जाते हैं तो उसको ना बोलने का, यानी उसको डर लगता है कि इसको ना कैसे बोलूं, रिलेशन खराब हो गए तो मेरे को बिजनेस फ्यूचर में मिलना बंद हो जाएगा। यानी कुछ जैसे कैटरिंग वाले का बिजनेस मैंने 2 लाख प्रीमियम लाया, उसने बोला अरे क्या भाई आजकल ऑर्डर नहीं दिला रहे हो, किसी और को पकड़ लिया है क्या? तो उनको मालूम है कि इनके साथ रिलेशन रखना है तो हमको भी बिजनेस मिलते रहेगा। बहुत बढ़िया। रामचंद्रानी जी, हाउ अबाउट यू, किस तरीके से आपकी सेल होती है और आपका की फैक्टर क्या है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका सक्सेस है? गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, फोकस्ड वे में यदि हम काम करें तो हम जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं, और मेरी जो की फैक्टर है वो यही है, कंसिस्टेंसी। लोगों से मिलते जाता हूं और उसी की वजह से पिछले सालों में 22 बार MDRT COT कारपोरेट क्लब हुआ हूं। इंश्योरेंस एजेंसी की शुरुआत किस तरीके से की थी? दैट्स अ ग्रेट स्टोरी। मैं अपनी वाइफ के साथ शादी की सालगिरह मनाने के लिए दोस्तों किसी होटल में गया था। द मोमेंट आई वॉज एंटरिंग द होटल, वहीं पे मेरे मेंटर श्री ललित अंबानी जी गेट पे खड़े हुए थे। उन्होंने पूछा प्रकाश भाई कैसे? मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं यहाँ शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। फिर वैसा ही क्वेश्चन मैंने इनसे कहा कि और आप यहाँ कैसे? ही सेड कि मैंने यहाँ क्योंकि मुझे नागपुर में अपॉइंटमेंट मिला, पोस्टिंग मिली LIC की, उन सभी ऑफिसर्स को जिन्होंने यह करवाने में मुझे मदद की उनको ऑनर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और इमीडिएटली उन्होंने पूछा कि प्रकाश भाई LIC के साथ क्यों नहीं जुड़ जाते? मैंने कहा बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई एक काम करते हैं, सुबह आप कितने बजे उठते हैं? मैंने कहा 6:30-7 बजे उठता हूँ। बोले 7 बजे मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ। और तुरंत इन्होंने मुझे अपना शागिर्द बना लिया। नहीं, आप मुझे ग्रीन रूम में बता रहे थे कि ज्योति भाभी साथ में वहाँ पर बंगले में गई और वहाँ पर कुछ बात हुई, वो क्या बात थी? जी जी, नेक्स्ट डे उन्होंने 7:10 पे ये मेरे पास आए और सेम डे हम फिर इनके घर पे गए। इन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया, वहाँ कुछ उन्होंने बताने के लिए किया। और मैं जैसे ही इनके घर पे पहुँचा, मेरी वाइफ बेटर हाफ, उन्होंने पता नहीं क्या उनके दिल में आया कि उन्होंने एक सवाल ललित भाई से पूछ लिया कि ललित भाई यदि हम आपकी LIC को ज्वाइन करते हैं तो आने वाले कितने सालों तक काम करना पड़ेगा जिससे आपके जैसा बंगलो हमारा हो सके? ललित भाई ने इमीडिएटली जवाब दिया, भाभी अगले 5 वर्ष तक यदि आप बराबर ध्यान से काम करते रहे तो 100% आपका ऐसे ही बंगला बन जाएगा। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, दीपक भाई भी हमारे घर में विटनेस आए हैं। जब मेरा बंगलो बन रहा था तो उन्होंने 2 बार विजिट किया हुआ है मेरे घर पे। आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि ललित भाई की वजह से ही इन्होंने जो हमें हेल्प की कि किस तरह से काम को ऊपर लेकर आना, उसकी वजह से आज नागपुर शहर में तो कम से कम मैं कह सकता हूं कि बेस्ट बंगलो हमारा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे कह रहे थे कि फोटोग्राफ्स के अंदर सब में भाभी जी का ही फोटो है, तो उसकी क्या बात थी? दोस्तों, ये चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने अभी अभी रिसेंटली मुझे ऑनर किया था, ज्योति को। मैं अपनी वाइफ को धनलक्ष्मी समझता हूं। एटलीस्ट लेडीज तो सब बजा ही दो।
और ऐसा है कि मैं बिलीव करता हूँ कि जिसके रिलेशंस जो हैं अपनी वाइफ के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छे हैं, वो 100% सक्सेस की तरफ जा रहा है। दोस्तों यही मेरे साथ हुआ है। ये बात वाकई में, जब दीपक भाई भी हमारे घर पे आए थे, भाभी जी आए थे, तो उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था, उन्होंने यही कहा था कि रामचंद्रन जी, बस यही एक कारण है शायद कि जिसकी वजह से आप ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि आप फैमिली में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और दोस्तों मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद ही मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि फैमिली के साथ यदि हम रिलेशन अच्छा रखें तो हर सक्सेसफुल जो एजेंट है वो फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे रखने की वजह से ही ऊपर जाता है। और यही रीज़न है कि पिछले कई वर्षों से मैंने एक प्रण ले लिया और हर वर्ष कम से कम एक बार फॉरेन टूर पे मैं अपनी वाइफ, अपने परिवार के साथ जरूर जाता हूँ। इसका लाइव एग्जांपल सेकंड टेबल पे सारे लोग जोड़ी में बैठे हैं। योर सक्सेसफुल सेल। सक्सेसफुल सेल। दोस्तों सक्सेसफुल सेल के भी पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं ब्राज़ील गया हुआ था, अपनी वाइफ के साथ ही गया था। और वहाँ डेफिनेटली हम जब घूमने जाते हैं तो एक एलिमेंट जरूर ध्यान में रहता है। रहे हैं कि बार-बार आप बता रहे हो कि अपनी वाइफ के साथ गया अपनी था। वाइफ के साथ, या दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ। तो मैं बता रहा था कि ज्योति और मैं दोनों जन जब गए ब्राजील, जब हम गए थे, वो बारी बारी ऐसा क्यों बोलता है मालूम है? उसकी वाइफ के नाम पे एजेंसी है या और खुद बैंक में सर्विस करता है, पार्ट टाइम एजेंट है। पार्ट टाइम एजेंट होकर सीओटी करता है, लेकिन मेरी वाइफ अपनी वाइफ बोलेगा तो क्या ना, वो कहीं पैसा तो दिया करे ना इसके लिए। दोस्तों मुझे ग्रीन रूम में वो कह रहे थे कि अमित भाई उसको धन लक्ष्मी समझता हूँ, आज भी उसको सीईओ समझता हूँ और अपने आप को मैनेजर समझता हूँ। यस बिल्कुल, दैट्स और ट्रू। शायद इसी वजह से आज हम दोनों धन लक्ष्मी यानी सीईओ और मैनेजर दोनों साथ में घूमने के लिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये एक है कि ब्राज़ील हम जब गए थे तो वहाँ मैंने 2 सेल की, दोनों पार्टनर थे और दोनों का 5-5 करोड़ का इंश्योरेंस किया 149 में। जब कर लिया तो उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि मेडिकल्स भी मैंने वहाँ पे करवाने ज़रूरी समझे, मेडिकल्स करवा लिए। मेडिकल्स करवाने के बाद ललित भाई से मैं कांटेक्ट में था, उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसा मेडिकल्स वगैरह हो गए हैं, अब एक प्रॉब्लम है। तो बोले क्या? मैंने कहा 48 लाख रुपये का डीडी बनवा के वहाँ से मैं लेके आ सकता हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सिर्फ एक है कि एक रूल LIC का ऐसा बोलता है कि 50 लाख से ज़्यादा यदि आप बाहर विदेश में यदि आप किसी का इंश्योरेंस करते हैं तो उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस नहीं किया जा सकता है ना, ऐसा है। तो उस हिसाब से, लेकिन इन्होंने 1 सेकंड में मुझे जवाब दिया, प्रकाश भाई आप उसकी चिंता मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मैंने कहा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कर लेना। बोले हम वापस करने के लिए तैयार हैं यदि नहीं हुआ तो, लेकिन आप लेके आ जाइए, काम हो जाएगा। बस काम हो जाएगा, ये वर्ड यदि ललित भाई के मुंह से निकला जब भी, तब हमने विजय हासिल की। अच्छा, पर ऐसे केसेस में ललित अंबानी साहब ने कुछ स्पेशल एफर्ट्स डाले थे सर, कुछ हाईलाइट करेंगे ऐसे केसेस कैसे पास किए जाएं? दोस्तों हम सभी को पता रहा है NRI केसेस एंड वहाँ से जो केसेस आते हैं उसके बारे में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सो वेरी लाइव एग्जाम्पल जो हम लोग ने डिस्कस किया था पीछे ग्रीन रूम में। सर आज भी ये रूल है कि अगर इंडिया में मेडिकल्स नहीं हो, फॉरेन कंट्रीज में हो, तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो है वो 1 करोड़ है। उस समय 50 लाख था। 50 लाख रुपए से ज़्यादा आपका सम एश्योर्ड नहीं हो सकता अगर मेडिकल्स इंडिया में ना हो तो, यानी FMR और ऑल द मेडिकल। बट मैंने बोला आप करवा लो, मैं खुद जाऊँगा। मैं यहाँ पर आया, ZM साहब से मिला, देन ED साहब से मिला, और मैं आपको बताऊँगा कि मेरे ZM साहब से इतने अच्छे रिलेशन है कि ZM साहब खुद अपने कैबिन से उठकर मेरे साथ अंडर राइटिंग सेक्शन में चले और वहाँ उन्होंने कहा कि देखिए ये लीडिंग डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और नागपुर के, इन्होंने पार्टी से मिले हैं और बात हुई है और ये प्रपोजल हमको करना है, आप बताइए कि क्या करना है, कैसे करना है। अब ZM साहब बोल रहे
एक्चुअली को कि कैसे करना है आप बताइए। उसमें से कुछ वे आउट्स निकले और मैं आपको बताऊं कि 4 दिन में यहीं पर था, बॉम्बे में था उस समय, मैं सिटी पॉइंट में भी आया था जब अपना कोर्सेज चलते थे बीच में। 4 दिन के बाद डिसीजन आया OR दोनों केसेस, और 48 लाख रुपए का प्रीमियम मई मंथ में हम लोगों ने नंबरिंग किया था, 48 लाख रुपीस। इस टाइप के सभी काम होते हैं फ्रेंड्स। LIC कंसिडर करने के लिए रेडी है, प्रोवाइडेड हम समझा पाए तो। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग हैं ना एडवोकेट्स हैं बिटवीन पार्टीज, एजेंट्स एंड LIC। सभी DOs के लिए बोलना चाहूँगा, आप कभी कभार हम लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। काम सब होता है, प्रोवाइडेड आप अच्छे से उसको एडवोकेट करके उसको करवा लो, है ना। सब काम होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम लोगों ने करवाए हैं पास, जो कि मैनुअल के हिसाब से नहीं होते हैं। और एक और साथ में बताना चाहूँगा, ये बात मैं हमेशा अपने जो टॉप मैनेजमेंट है उनको भी कहता हूँ, मेरा क्लेम रेशियो इज द लोएस्ट इन द डिवीजन, लोएस्ट। ये भी एक उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि इनकी पार्टीज जो है वो बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अपना हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट जो हमको दे रहा है ना, वो बहुत कुछ दे रहा है, बहुत बहुत बड़ी चीज़ दे रहा है। यस, एक बार LIC के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं हुई, बहुत कुछ हम लोगों के लिए LIC करती है, कर रही है। आज देखिए, हम लोग LIC बोलने के बाद कहीं प्राइवेट कंपनी का कंपैरिजन ही नहीं होता है, और इतना बड़ा एडवांटेज है। छोटे छोटे डिसएडवांटेज लेके हम लोग बैठ जाते हैं जो कि हैं ही नहीं, एक्चुअली नहीं है। और मैं आपको एक और यहाँ पर रिलेट करूँगा चीज़। मैं जब यहाँ ज्वाइन हुआ सर, तो मेरे 4 MD/IT ऑलरेडी थे। मैं यहाँ पर जब आया था तो थोड़ा सा एक मस्ती जैसे बोलते हैं ना, आ गई थी कि अरे यार, मैंने तो इतने कम साल में 4 साल में 4 MD/IT कर लिए, सब जगह हो रही। यहाँ पर आने के बाद मैं जब देखा, यहाँ पर जो एजेंट्स खड़े थे, बहुत बड़े बड़े एजेंट्स थे, बट एक ही चीज़ मैं वहाँ से बहुत बड़ी लेके गया, दैट इज हम्बलनेस, जो यहाँ पर सिखाया जाता है, हम्बलनेस। और वो जो है आपको लाइफ लॉन्ग काम में आता है, लाइफ लॉन्ग। बढ़िया सर, सेल्स की बात ही चल रही है तो आपने बीच में भी एक केस किया था जहां पर ITR कुछ भी नहीं और 5-5 करोड़ का आपने कुछ प्रीमियम या 5 करोड़ की पॉलिसी सेल की थी। राजेश का केस था। राजेश, यू कैन ऑल्सो हाईलाइट सर के सपोर्ट के अंदर कैसे किया था उसे कंप्लीट। एक अच्छा NRI था, जस्ट नागपुर आया था, तो मेरे को कहीं से रेफरेंस मिला, तो NRI सुन के वैसे ही ऐसा लगता कि भाई 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जाके मिला, वो नागपुर में डायग्नोस्टिक सेंटर ला रहा था, अपोलो करके। तो मैंने उसको बोला कि भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस है इंश्योरेंस का, अगर आप इम्पेनलमेंट हो जाते हैं सभी कंपनीज का तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो एकदम खुश हो गया, तो उसको वो सब मैंने करवा के दिया। फिर मैंने उसको प्रपोज किया 5 करोड़ की पॉलिसी। सब डिस्कस हो गया, सब फाइनल हो गया। मैंने बोला ITR लगेंगे। अरे बोले यार 6 महीने तो हुए हैं यहाँ आए, अभी तो इनकम टैक्स रिटर्न है ही नहीं। फिर मैंने ललित जी को बोला कि भैया 20 लाख प्रीमियम है, सब फाइनल हो गया है, चेकअप भी हो गया है और रिटर्न नहीं है। तो वो सर ने बिगर ITR के बोले वहाँ की सैलरी स्लिप मिलेगी क्या, जहाँ वो पहले फाइनेंशियल हेड था 3 कंट्रीज का, जॉब छोड़ चुका था वहाँ से। तो बोले है सैलरी स्लिप है। तो उसने 3 महीने की सैलरी स्लिप, जो 3 कंट्रीज का हेड था, वो कंपनी की 3 महीने की सैलरी स्लिप दिया। वो सैलरी स्लिप के बेस पे 5 करोड़ का केस पास करवाया। बहुत बढ़िया। सी, हम कहते हैं ना कि फाइनेंशियल अंडरराइटिंग एंड मेडिकल अंडरराइटिंग दोनों केसेस होते हैं। हेल्थ अंडरराइटिंग के अंदर तो कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती, पर जब फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की बात आती है, अगर ढंग से केस अगर प्रपोज किया जाए LIC में, तो अंडरराइटिंग एक इंसान कर रहा है, कंप्यूटर नहीं कर रहा है वहाँ पर। अगर ढंग से उसको प्रपोज किया जाए, अपने वेरियस कोर्सेज में इसके बारे में जिक्र होता है और बहुत लोगों के फोन्स भी आते हैं कि सर ऐसे केसेस में किस तरीके से प्रपोज किया जाए। ढंग से आप प्रपोज करो, LIC वहाँ पर कंसिडर करने को तैयार है। गिव अ बिग हैंड फॉर LIC बीइंग सो जनरस फॉर अस।